अस्सलाम वालेकुम एजाज कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मिजाज ठीक है? वालेकुम अस्सलाम वकाज़ी साहब, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो मैं आपको इस छोटी सी नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ और इस मुबारकबाद के साथ कि आपने बहुत अच्छा मुशायरा करवाया और बहुत अच्छा आप सिलसिला लेकर चल रहे हैं। मुख्तलिफ जो समाजी और हमारी मिट्टी से और हमारे कल्चर से जुड़े हुए जो मौज़ूआत होते हैं वो आपके प्रोग्राम्स में देखने को मिलते हैं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब दोस्तों की मोहब्बत और काविश से ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल हो पाया। और 3 घंटे से ऊपर ये प्रोग्राम माशाल्लाह से चला और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मोहब्बत। एजाज कुरैशी कौन है, जानना चाहती है दुनिया। एजाज कुरैशी एक माली है। और माली का काम आपको पता है क्या होता है खास साहब? उसका काम होता है फूल पौधे लगाना और उनको पानी देना, उनको नर्चर करना और उनको बढ़ते हुए देखकर खुश होना। और वो इस मकाम पर पहुंचाना उनको कि वो खुद एक या तो फूल या फिर एक फलदार दरख्त बन जाए। यही काम मैं आजकल सोशल मीडिया पर कर रहा हूँ, कोई ऐसा 2.5 साल से, या शायद थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो गया होगा। और डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट के हवाले से मेरा काम है, एम्पावरमेंट के हवाले से मेरा काम है। डे वन से लेकर जब से सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं यही काम चल रहा है। एम्पावर नॉर्मल पीपल के नाम से एक पेज है और द डे ड्रीमर शो हम एक लेकर के चले थे और उसको हमने रीब्रांड किया है कोई साल भर से पहले। वो अब द एजाज कुरैशी शो है जब आजकल देखते हैं आप। तो उसी हवाले से यूथ की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। उसमें हमारा फोकस एरिया जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट और जो स्पेशल हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए हमारा जो है वो फोकस है। सही सही। कब से आप इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं और क्या इब्तदा से ही आपका प्रोफेशन ही यही था या एक मखसूस मुद्दत अपना एक जो प्रोफेशन है उसको वक्त देने के बाद आप इस जानिब आए? मुमताज भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरा प्रोफेशन ये बिल्कुल नहीं था। मैं कोई एंकर पर्सन नहीं हूँ, मैं कोई होस्ट नहीं हूँ, कोई प्रोफेशनल इस फील्ड का बंदा नहीं हूँ। मेरी जो मेजर फील्ड है वो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और 1976 से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही वाबस्ता हूँ। और वहीं से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तालीम हासिल की कराची में और उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग भी करता रहा। तो एज ए की पंच ऑपरेटर के तौर पर मैंने अपनी प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ किया। लोगों के प्रोग्राम्स को पंच किया करता था कंप्यूटर में और वो मेरी जॉब थी। वहाँ से फिर चलते 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 जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती रही, अपने आप को अपग्रेड करते रहे, नॉलेज को अपग्रेड करते रहे और होते होते फिर तरक्कियाँ, सिस्टम एनालिस्ट बने, फिर मैनेजर बने, फिर डायरेक्टर बने, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने। तो इसी तरह के सिलसिले चलते रहे। लेकिन पिछले कोई 3 4 4 साल पहले कुछ तबीयत की अलालत की वजह से जो है वो फिर जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सके। और 2.5 साल पहले जो है मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद से फिर ये सोशल मीडिया का जो कैरियर है उसका आगाज़ किया, क्योंकि जाहिर है कि माइंड को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो मेरे एक दोस्त हैं मोहम्मद सिद्दीक साहब, अटलांटा में होते हैं। उन्होंने वो मुझे विजिट किया, आए मेरे कोई सर्जरी के 12वें दिन। 10 दिन तो हॉस्पिटल में ही रहा मैं। उसके बाद जब मैं 11वें दिन घर आया तो फिर 12वें दिन वो तशरीफ लाए और उन्होंने फिर मुझे कहा कि जी आप कुछ सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वो लोग आपसे कुछ सीख सकें। तो बस जब से फिर अब तक ये सिलसिला चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। आप देखते हैं कि एक शो मैं लेकर के हाजिर होता हूँ रोज़ाना आप लोगों की खिदमत में। और बस ये जसारत की कि इस दफ़ा एक मुनफरिद प्रोग्राम किया जाए और वो था आलमी मुशायरा और ऑनलाइन मुशायरा। और उसमें आप सब दोस्त शामिल हुए, आप सब लोगों की मोहब्बतें मुझे मिली और अल्हम्दुलिल्लाह वो बखैर खूब हुआ और इतना कामयाब हुआ कि लोगों ने कहा कि आप इस तरह के शो आप और भी करें। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को फिर ज़हमत दूंगा और इस शो को हम दोबारा से फिर लेकर के हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ।
बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, इसमें अब आपकी पर्सनालिटी के मुख्तलिफ जो कलर्स हैं, जो मुख्तलिफ शेड्स हैं, वो हमारे सामने आ गए। कनाडा को जिस तरह जापान को चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है, इस तरह लोग कनाडा को ताबीर की सरजमीन कहते हैं। अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे बहुत सारी। मैं एक पाकिस्तानी नौजवान हूँ जो एक स्ट्रगलर भी है, जो एक सेल्फ मेड भी है। मेरे भी बहुत से ख्वाब हैं, जबकि बहुत मैं ताबीर भी चाहता हूँ। मेरे इस ख्वाब से यकीनन मेरी फैमिली के ख्वाब भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं इसलिए बाहर नहीं आना चाहता कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क में रहकर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूं, और उसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, और होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाब भी होऊंगा। आपसे सवाल ये था कि बहुत से लोग बड़ी अच्छी डिग्रियां लेते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये कहकर वो मुल्क छोड़ जाते हैं कि यहाँ पे तो कदर ही नहीं है, जो हमने 10 लाख लगा के डिग्री ली है, हमें तो 10,000 की नौकरी नहीं मिलने वाली। क्या जरूरी है कि हम मुल्क छोड़ें, या अगर हम सोच थोड़ी सी बदलें, जाविया बदलें, तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? बस भाई, एक और अच्छा सवाल। देखिए, अपना मुल्क, अपनी मिट्टी, अपनी माँ को कोई छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है, जो भी अपना मुल्क छोड़ करके, अपनी मिट्टी छोड़ करके बाहर जाता है, उसके कुछ ना कुछ अवामिल उसके पीछे होते हैं। मैं आपको अपने अवामिल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान में रहते हुए मुझे अमेरिका में काम करने का मौका मिला, मुझे कुवैत में काम करने का मौका मिला, मुझे सिंगापुर में काम करने का मौका मिला। तो मेरे दिल के अंदर वो ऐसी कोई चाहत या ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैंने बाहर ही जाना है और मुझे बाहर जा करके ही काम करना है। ये चीज़ एक वाजे तौर पर मैं जानता था कि पाकिस्तान जो है वो मेरी माँ है और मुझे उसकी खिदमत करनी है। अच्छा, अब सिलसिले कुछ ऐसे अवामिल हो जाते हैं कि मैं कुवैत में जिन दिनों था, उन दिनों वहाँ पर हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा के लिए कनाडा में अप्लाई किया। 3-4 लाख डॉलर उनके पास थे, उन्होंने वो दिखाए, और कोई 2-3 हज़ार, मेरे ख्याल है कोई $3,500 उन्होंने किसी कंसल्टेंट को दिए, और उसने उनका केस प्रोसेस किया और उनका वीज़ा लग गया। जब उनका वीज़ा आ गया तो हम 4 दोस्त वहाँ पर पाकिस्तान से गए थे सिलेक्ट होकर के। मैं प्रोजेक्ट लीडर के तौर पर वहाँ पर था और बाकी सिस्टम एनालिस्ट थे वहाँ पर। तो उनको बिठाया, उन्होंने कहा कि मेरा ये वीज़ा लग गया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी वीज़ा अप्लाई करें, कैनेडियन वीज़ा, और आप भी अप्लाई करें। मैंने कहा भाई हम क्यों अप्लाई करें, हमें क्या जरूरत है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से एक प्रोजेक्ट खत्म होगा हम पाकिस्तान चले जाएंगे, अपना मुल्क है। वो कह लेंगे नहीं, रख लें इसको, क्या पता किस वक्त आपको जरूरत पड़ जाए। तो हम 4 दोस्त मिलके 15 मिनट की ड्राइव पे कुवैत एम्बेसी था, एक दिन हमने प्लान बनाया, वहां चले गए। उन्होंने हमें कुछ पेपर्स दे दिए असेसमेंट के, वहां पर हमने बैठ के वहीं पे वो पेपर सॉल्व किए, असेसमेंट हुई, उन्होंने उसकी ग्रेडिंग की, मार्किंग की, तो हमारे नंबर जो है वो इतने आ गए कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने वहीं से फॉर्म पकड़ा, सारी चीज़ें, अपनी डिग्रीज वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और एम्बेसी से अटेस्ट करवाई, ट्रांसलेट करवाई, और वो हमने जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उसी के साथ साथ जैसे ही हमने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो मैंने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया। मैंने कहा चलें, 1 से 2 भले, वहां पर भी अप्लाई कर दिया। तो 3 महीने में, विद इन 90 डेज, वो मुझे कैनेडियन जो है वो वीज़ा आ गया, बीइंग इन कुवैत। और उसके बाद उसके साथ साथ ही ऑस्ट्रेलियन वीज़ा भी मेरा आ गया। ये इमिग्रेशन दोनों हमारी सेटल हो गई। अच्छा, फिर कुवैत की जॉब मेरी खत्म हुई, मैं वापस पाकिस्तान ट्रांसफर हो गया, पाकिस्तान में जॉब करने लग गया। तो कैनेडियन इमिग्रेशन को भी वो पेंडिंग रखा और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को भी पेंडिंग रखा। तो ये सिलसिला चलता रहा, 5 एक साल वहाँ पर जॉब की। तो वो 5 साल तक मुस्तकिल हम इसको होल्ड किए रखा। फिर एक वक्त आया कि कैनेडियन एम्बेसी से हमें लेटर आया कि जी आपका वीज़ा बहुत अर्सा पहले इशू हुआ था, आप क्या सीरियस हैं वहाँ पर आने में, या आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाए। तो फिर मैंने ज़रा उसको सीरियस लिया, मैंने कहा यार ये अब मामला गड़बड़ हो रहा है, तो इसको ज़रा सीरियसली देखना पड़ेगा। तो फिर हमने ये किया कि फैमिली को लिया और एक वर्ल्ड टूर पर हम निकल गए। उसमें कनाडा, अमेरिका, यूरोप और फार ईस्ट उसके अंदर शामिल था। मैंने कहा भाई आप सब देखिए, जहाँ जौन सा मुल्क आपको पसंद आता है वो आप वहाँ रहिए। अमेरिका में मैं भी वर्क परमिट था मेरे पास, वहाँ पर मैं H1 वीज़ा के ऊपर काम कर रहा था। 15 दिन
ह्यूस्टन में काम करता था, 15 दिन कराची में होता था साल में, महीने में। तो इस तरह करके एक वर्ल्ड टूर हुआ, और फिर फैमिली ने एज अ होल यूनानिमसली डिसाइड किया कि हमने कनाडा को अपना मुल्क जो है वो बनाना है, यहाँ रहना। ठीक है। उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे ये सारी चीजें करने में मजबूर किया। वो था एक गन पॉइंट पर मेरी कार का स्नैच होना। कराची में कहाँ रात पे? का वक्त था, कराची में रात का वक्त था, और मैं बैंक गया। बैंक से कुछ पैसे मुझे निकालने थे, कोई 25,000 रुपये मैंने बैंक से निकाले। तो वो भी मैंने अपने पास रखे हुए थे। मेरी आदत है कि मैं अपना वॉलेट और पैसे वगैरह जो है वो अपने, अच्छा शलवार, कुर्ता शलवार मैंने पहना हुआ था, और पैसे मैं हमेशा अपने जो जो नेफा होता है उसके अंदर लगा के रखता था। मैं जेबों के अंदर मैं अपनी चीजें नहीं रखता था। तो खैर वो मैं गाड़ी लेकर के, जैसे ही मैंने वहाँ अपार्टमेंट के नीचे गाड़ी पार्क की, तो एक आदमी आया, उसके हाथ में एक छोटा सा सैमसोनाइट का बैग सा था, और उसने नॉक किया आकर के शीशे पे। गर्मी का टाइम था, एसी चल रहा था, शीशा बंद था। तो मैंने कहा शायद कोई आदमी एड्रेस पूछ रहा है मुझसे, किसी जगह का पता पूछ रहा है। तो मैंने शीशा नीचे किया। जैसे मैंने शीशा नीचे किया, उसने उस बैग में से एक टीटी निकाली और मेरे यहाँ पर उसने रख दी, और कहता है जी गाड़ी से नीचे आ जाइए आप। मैंने कहा अच्छा जी गाड़ी से नीचे आ जाते हैं। अच्छा, गाड़ी के अंदर मेरी एक कंपनी कार थी, वो जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था, उसमें उन्होंने एक चोर स्विच लगाया हुआ था कि वो 2.5 मिनट अगर दरवाजा खोल दें ड्राइवर साइड का, तो 2.5 मिनट तक वो गाड़ी जो है वो इंजन ऑन रहता था, और उसके बाद में इंजन डेड हो जाता था। तो वो उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होता था। फिर वो एक जो उसको चोर स्विच को आप प्रेस ना करें, और वो लोगों को अमूमन डिफरेंट जगहों पर लगाते थे, लोगों को पता नहीं होता था कि कहाँ पर लगा हुआ है। अब वो जब दरवाजा खोल के मैं उतर तो गया, अब उनमें 4 लोग वो थे, 3 आदमी और आ गए, और जिस आदमी ने मुझे टीटी दिखाई थी वो ड्राइवर सीट पे बैठ गया। जो दूसरे आदमी थे वो आए, एक आदमी मेरे पास आया और उसने मेरी तलाशी ली पूरी। उसने इत्तेफाक से, चूंकि वो पैसे और अपना वॉलेट जो है वो मैंने जेब में नहीं था मेरी, तो वो उनको हाथ नहीं लगा, और वो छोड़ करके और फिर आगे गाड़ी में वो बैठे चारों, और गाड़ी लेकर के, अब मैं इस चक्कर में कि ये गाड़ी लेकर के जाएं तो मेरी गलू खलासी हो। वहां से वो लोग गए, मैंने वहां से टैक्सी पकड़ी, और मैं वहां के नियरेस्ट थाना, मेरा ख्याल है 2 मिनट की ड्राइव, 3 मिनट की ड्राइव था, मैं वहां चला गया। जा करके मैंने एसएचओ से मिला। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी स्नैच हो गई है गन पॉइंट पर, तो आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। उन्होंने कहा जी गाड़ी में चोर सोच था। सबसे पहले सवाल उन्होंने पूछा कि चोर सोच था। मैंने कहा हाँ जी चोर सोच था। कहने लगे बैठ जाए सर, आप बैठे बैठे। उन्होंने कहा जाओ हवलदार चाय लिया। ओ जनाब चाय आ गई। फिर वो हमने चाय शाय पी। फिर मोबाइल में वो साहब आए और कहते हैं जी आप मुझे रास्ता बता दें कहाँ पर आपकी गाड़ी थी, तो वहीं पर हम ढूंढ थे। तो वो थोड़ी दूर आगे जाकर के गाड़ी मिल गई, लेकिन उसमें वो लिख करके एक नोट छोड़ करके गए कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन हम आपसे बाद में मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा यार, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो आप यकीन कीजिए कि वो एक ट्रामा ऐसा था कि जहन बहुत परेशान हुआ। फैमिली को मैंने उसी वक्त घर से निकाला। हम लोग अपने इन लॉज के यहाँ शिफ्ट हो गए। जॉब पर मैंने कह दिया अपनी सेक्रेटरी से कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, आप कोई मेरा पूछे तो आप बता दें कि ये बंदा, क्योंकि मेरे बिजनेस कार्ड से उन पर एड्रेस, फोन नंबर, सेल नंबर, हर चीज गाड़ी के अंदर मौजूद थी। यानी इसका मतलब ये है कि वो लोग आपको फॉलो कर रहे थे। मुझे फॉलो कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, वो सारा कुछ था। और तो मैंने अपनी सेक्रेटरी से कह दिया कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। मैं बिल्कुल लॉकडाउन में हो गया, सेल्फ लॉकडाउन में। और गाड़ी भी हमने चेंज कर दी। एक वाइट कार थी मेरे पास, फिर मैंने ब्लैक कर दी। वो सब चीजें की, लेकिन एक खौफ जहन के अंदर। जाहिर है कि एक आदमी के एक गन पॉइंट, अब वो किसी चला भी सकता था, कुछ भी हो सकता था, हाथ हिल सकता था, बंदा मर सकता था। तो वो एक चीज खौफ जो है वो क्रिएट हो गया। और फिर मीनवाइल एक कैनेडियन एम्बेसी से वो लेटर आ गया कि जी आपने सीरियस हैं आप यहाँ आने के लिए कि नहीं है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब यहाँ से निकलना है। तो बस फिर ये मुहर्रकात थे, इनकी वजह से मैं निकला, और निकले तो फिर अब तक निकले वही। आपने पाकिस्तान छोड़ने की वजह बता दी, और शायद बहुत कम दो लोग हैं पाकिस्तान में जो मुझे जानते हैं, और आपसे मेरे बहुत कम लम्हे की शनासाई है, और मैंने बहुत कुछ आपके साथ शेयर किया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो मेरे साथ बीता, जो मेरे साथ हुआ, मैंने कभी उसका एक तो शिकवा नहीं किया। दूसरा, मैं फिर भी एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये एक तालिब इल्माना सवाल है कि मुझे पाकिस्तान, मुझे कुछ दोस्त ये कहते हैं और बड़े सीनियर लोग हैं वो,
कि जो जितने अल्लाह ताला ने तुम्हें सलाहियतें दी हुई हैं, तुम्हें पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, तुम्हें यहाँ से कहीं बाहर चले जाना चाहिए और तुम बहुत कामयाब रहोगे वहाँ पे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपकी आंख क्या देख रही है? क्योंकि आप एक उस्ताद भी हैं, आप एक ट्रेनर भी हैं, आप समाजियात पर भी गहरी नजर रखते हैं माशाल्लाह। गज़ल अज़ीज़ साहब देखिए, मेरा मानना ये है कि जब तक आपके महरक़ात ऐसे ना हों कि आपकी जान का, अगर आपकी जान पर बनी हुई है, आपकी जान का सवाल है, तो फिर अपना मुल्क आदमी को छोड़ना चाहिए। वरना मेरा ख़्याल है कि अपना मुल्क जो है वो अपना मुल्क होता है, वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट है। आपका वो एक पत्थर होता है ना, जो एक पत्थर अपनी जगह पे पड़ा होता है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर वो पत्थर अपनी जगह से हिलता है, तो फिर वो ठोकरों में आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। ये एक शायराना सा सवाल है। हाँ, बस आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो जाता है कि दिल मुर्दा हो जाता है। दिल मौत मुर्दा हो आप जाता क्या है, फिर दिल ही नहीं करता। वो है। बिल्कुल। शायद दिले मुर्दा इधर इस यहाँ पे इस वक़्त धड़क रहा है, अब क्या करूँ? क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ऑन स्क्रीन पूछा, अब बात आपकी प्रोफ़ाइल हो रही है, लेकिन ये मैंने सवाल ऑन स्क्रीन इसलिए पूछा कि शायद मैं इस दिले मुर्दा के साथ फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, लोग दिले ज़िंदा के साथ इस पल पे मुर्दा होकर बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। देखिए, ये सबसे अफ़सोसनाक बात है कि दिल ज़िंदा के साथ जो है वो मुल्क को नहीं प्रॉपर्ली उस तरह अपना वक़्त दे पा रहा है, अपनी सोच दे पा रहा है, अपनी गाइडेंस दे पा रहा है कि जिस तरह देनी चाहिए, और एक दिल मुर्दा को लेकर के आदमी जो है वो परेशान है। मैं ये समझता हूँ वक़ास भाई कि मुल्क छोड़ना अपनी पर्सनल प्रेफ़रेंस, मैं तो ये कहूँगा कि है। देखिए, कभी ये होता है कि अक्सर, और ये सुन्नत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अगर तुम्हें गुस्सा है, अगर तुम गुस्से में हो, तो खड़े हो तो बैठ जाओ, और अगर बैठे हो तो लेट जाओ, ठीक है? या पानी पियो, या इस तरह की इसका मतलब ये है कि अपनी पोज़ीशन चेंज करने से आपके हालात तब्दील होते हैं। इसको थोड़ा-सा एक आपके नज़रिए से हम इसको देखने आज की मेडिकल कोशिश साइंस करते हैं। बात को प्रूव कर चुकी है। इस बात को मेडिकल प्रूव कर साइंस इस चुकी है। बात को प्रूव एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी जो एसेंस है, इस हदीस पाक का जो एसेंस है वो ये है कि अपनी जगह तब्दील कर लो, अपनी पोज़ीशन तब्दील कर लो। तो अगर एक जगह पर दुःख है, तकलीफ़ है, मिज़री है, परेशानी है, इस तरह की चीज़ें हैं कि काम में दिल नहीं लग रहा है, बहुत सारे और मसाइल हैं, दुश्मनियाँ हैं, मोहब्बतें नहीं हैं, प्यार नहीं है, भाईचारा नहीं है, वहाँ से मेरा ख़्याल है कि निकलना ही बेहतर है, ताकि एक और जब आप जगह तब्दील करेंगे, तो आपको एक नया माहौल मिलेगा, नए चैलेंजेस सुभान अल्लाह। आपको मिलेंगे, नई जगह पर आप बिज़ी होंगे, आपका ज़हन जो है वो बढ़ जाएगा इन चीज़ों की तरफ, उस चीज़ से हट कुछ जाएगा जो कहा चीज़ भी आपको नहीं और वहाँ कह रख भी के गए। परेशान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ कहा भी नहीं और कह भी गए। क्या कहने बहुत सर, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपने अपनी लाइफ का मोमेंट ऑफ चेंज हमसे डिस्कस किया। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि जी। आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशकुन लम्हा, हो यूँ तो बहुत से होंगे और अल्लाह ताला और नसीब करे, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे जो आपके आँखों में ठहर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी ज़िंदगी का खुशकुन लम्हा वो था कि जब मैंने अपनी 8 घंटे की लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के बाद मैंने पहली बार आँख खोली, और दुनिया की रोशनी को मैंने अपनी आँखों से दोबारा देखा। सुभान अल्लाह, और ये एक दफ़ा सुभान लम्हा अल्लाह। नहीं, ये चौथी दफ़ा ये लम्हा मेरी ज़िंदगी में आया कि मैंने इस ज़िंदगी की कद्र व कीमत जानी। एक तो ये था कि आई वाज़ अ डेड मैन, बिल्कुल एक मुर्दा आदमी, और मेरा जो रंग है वो कोई, जिस तरह आपकी दाढ़ी है काली, या जो आपके चश्मे का फ्रेम है ब्लैक, ये मेरा रंग होता था, और ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लिवर जो है मेरा डेड था। साइज़ उसका मेरा ख़्याल है कि मुट्ठी से भी छोटा साइज़ मेरे लिवर का हो गया था, तो बिल्कुल ब्लड जिस्म में नहीं था। और जब सर्जरी हुई तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये सुबह इनकी, मेरी 3:30 बजे उन्होंने मुझे हॉस्पिटल फ़ोन किया, मैं एडमिट था दूसरे हॉस्पिटल में, बताया कि जी आपका लिवर आ गया है, आप यहाँ आ जाइए। तो मुझे एम्बुलेंस में डाल के उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, जहाँ मेरा
ट्रांसप्लांट होना था, वहाँ शिफ्ट किया गया। 3:30 बजे मुझे उन्होंने रात को वहाँ पहुँचाया और सुबह 5:30 बजे उन्होंने मेरी सर्जरी की। सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने आके फैमिली को ये बताया कि ये इनकी आखिरी रात थी, अगर आज इनका ट्रांसप्लांट नहीं होता तो ही वॉज अ डेड मैन। तो ये चीज़ जिंदगी में आई, तो जाहिर है कि वो सबसे ज़्यादा खुशी उस बात पर हुई जो अभी तक मुझे याद है। इससे पहले एक सऊदीया में मैं काम कर रहा था, मदीना मुनव्वरा में। तो मेरी बेटी यहाँ कनाडा से इमिग्रेट करके सऊदी आई। उनको मैंने जद्दा में रिसीव किया, उम्रा किया हमने, और रात को कोई 3 बजे हम वहाँ से निकले मक्का के लिए, सॉरी मक्का से मदीना के लिए। और मैं ड्राइव कर रहा था, मदीना 60 किलोमीटर था, तो मुझे जो है वो नींद आ गई और मैं ड्राइविंग व्हील पे सो गया। गाड़ी 120 के क्रूज पे लगी हुई थी और सामने रोड टर्न हुआ, मैं सो रहा था। रोड टर्न हुआ तो गाड़ी जाकर के हिट की रेल्स में, और लोहे की रेल्स लगी होती हैं, आपने देखी हैं, उनसे उसको रेल तोड़ की हुई और गाड़ी में आग लग गई जैसे हिट किया रगड़ से। और 200 फीट गहरी खाई में 8 दफा रोल ओवर होके वो गाड़ी जाकर के लैंड की। इत्तेफाक से सीट बेल्टें हम सब लगी हुई थी मेरे और मेरी बेटी के, और वो खुल गई। और पैसेंजर साइड तो आग लगी हुई थी, ड्राइवर साइड से हम दोनों बाहर निकले हैं। और 200 फीट दूर गए होंगे तो वो गाड़ी, जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा है गाड़ी फटती है, उस तरह वो गाड़ी फटी और 200 फीट ऊपर गई और फिर नीचे आई, टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन हम बच गए, अल्लाह का करम है कि खराश तक जो है वो जिस्म पे नहीं आई। ये चीज़ जो है वो हमारे साथ हुई। 5.5 साल सुभान पहले कैंसर मुझे हो गया। और कैंसर इत्तेफाक से जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने टाइम पे उसको डायग्नोस कर लिया और उन्होंने कहा जी आपको बायोप्सी करवानी पड़ेगी। बायोप्सी करवाई तो उसमें कंफर्म हो गया कि जी कैंसर है। उन्होंने मुझे फौरन रेफर किया, क्रिसमस का टाइम था। हॉस्पिटल गया, उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया। उन्होंने कहा जी हमने आपकी सर्जरी करनी है, सर्जरी करके हम इसको रिमूव करेंगे ट्यूमर को। और सर्जन सब छुट्टी पर थे, उन्होंने इमरजेंसी में उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि ये आपका कैटेगरी 4 का ये कार्सिनोमा है। कैटेगरी 1 बनने में इसको घंटे लगते हैं सिर्फ, क्योंकि अगर लिम्फ नोड में, और पूरी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड होते हैं, अगर लिम्फ नोड में आपका ये कैंसर सेल ट्रांसफर हुए देन यू आर अ डेड मैन। तो उन्होंने देर नहीं लगाई और वो सर्जन जो है वो 25 दिसंबर की रात को वो सर्जन आए और उन्होंने मुझे ऑपरेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5 साल पहले मेरा 5 ईयर चेकअप था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि जी नाउ यू आर कैंसर फ्री। तो ये चीज़ें जिंदगी में होती हैं। एक दफ़ा क्रिटिकल इलनेस हो गई थी, हाफ बॉडी वाज डेड, मुझे अपेंडिसाइट्स हो गया और वो बस्ट हो गया। तो मैं मरने वाला था, तो मुझे फिर फैमिली मेरी डाल के कराची ले गई। वहाँ पर एक मिड ईस्ट मेडिकल हॉस्पिटल होता था, वहाँ पर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। उन्होंने कहा जी हम वादा नहीं करते, इज सॉर्ट ऑफ ए डेड मैन, क्योंकि इनका पेशेंट अपेंडिसाइट्स बस्ट हो चुका है, कोशिश करते हैं अगर बच गए तो ठीक है। तो जनाब बच गए। तो ये ऐसे 4 हवादे जिंदगी में हुए कि उससे जिंदगी की कद्र कीमत जो है वो बहुत अच्छे से पता चली कि जिंदगी है क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल जाते जाते, आज के पाकिस्तानी नौजवान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा वाहिद में से हमेशा मैं यही कहता हूँ कि कंसिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करें, कंसिस्टेंटली करें, आप पूरी दिल जमाई के साथ काम करें, उसको होल हार्टेडली काम करें, पार्शली आप वो ना करें या उसको एज ए साइड बिजनेस के तौर पे या साइड काम के तौर पर ना करें। मुकम्मल तौर से जो भी आपने काम करना है, चाहे आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, आपने जॉब करनी है, आपने आईटी की फील्ड में काम करना है, आपने डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, जो भी आपने काम करना है वो आप कीजिए, बनिए। लेकिन उस दिल जमई के साथ आप उस काम को कीजिए, लगे रहिए। इंशाल्लाह सक्सेस देना अल्लाह ताला का काम है, उसने देनी है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़िए। यही मेरा मैसेज। सही। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने किया। और देखने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा, मैं बहुत इंस्पायर था कुरैशी साहब से और आज इनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल सुन के मज़ीद इंस्पायर हुआ हूँ। मेरा खून जो है वो ढेरों नहीं सेरों बढ़ चुका है और अपॉर्चुनिटीज़, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप अगर भी। आप ये समझते हैं कि कुरैशी साहब की कहानी सुनकर
आपके अंदर उम्मीद की जरा सी भी एक किरण रोशन हुई है, तो उसको आपने बुझने नहीं देना। आपने इस मैसेज, ये जो मैसेज उम्मीद का मिला है हमें इजाज कुरैशी साहब से, इसे आपने इस लिंक की सूरत में आगे मजीद फॉरवर्ड करना है। कुरैशी साहब के आप सोशल मीडिया को, मैं उन जो है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे वक्तन फवक्तन, जिसमें इनके यूट्यूब के और इनके फेसबुक के जो है वो मैंने स्क्रीन शॉट्स ऐड किए हुए हैं। आप इन पे फॉलो भी कर सकते हैं और जिंदगी के मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से आप इनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।